दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हूं। हालांकि ये वीडियो महिलाओं के लिए खास तौर से बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बनता है कि अन्य पुरुष इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि नारी का सम्मान यही हमारा अभिमान, एम आई राइट? और शुरुआत होती है हमारे घर से ही। हमारे घर में भी तो महिलाएं होती हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो 11 अगस्त 2020 को अनाउंस की गई थी, वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या वर्डिक्ट दिया था उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी पोयम जो बहुत प्रचलित है, पुरानी है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, पुरानी होने के बावजूद भी आज भी आंखों को चुभती है। तो चलिए जानते हैं सिर्फ 2 लाइन। हाय अबला नारी, तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये बात सुनकर भी आंखों में नमी आ जाती है। लेकिन भला हो राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू स्पीक फ्रीडमली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और आज अबला नारी नहीं है। आज पूरा समय अगर किसी का है तो केवल और केवल सबला नारी का है। एम आई राइट? सही बोल रहा हूं? और इन्हीं के लिए सम्मानित करते हुए मैंने इनके लिए एक कविता लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ए नारी, तू तो है सब पर भारी, दूध पीकर तेरे ही आंचल का है वजूद इस जगत का। ए नारी, तू तो है सब पर भारी, अद्वितीय भूमिका है तेरी परिवार की परवरिश में, समाज की परवरिश में, संस्कार की परवरिश में, यूं कह लो संपूर्ण जीवन की परवरिश में। ए नारी, तू तो है सब पर भारी। सही कहा ना? आपको कैसा लगा ये पोयम? प्लीज कमेंट में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और वो ये है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और इसे हम आज की तारीख में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 भी कहते हैं। यहाँ पर स्पेशली हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में डॉटर्स को इक्वल राइट्स दिया गया है फादर्स की प्रॉपर्टी में। 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है। तो चलिए जानते हैं इतनी जबरदस्त न्यूज क्या है, कैसे है। चलिए, सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 वणकम, प्रणाम, खंबा कड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, and hello to all my lovely dears. This is your friend and mentor Govind Belal, and once again warm welcome in my channel GB Info Time. पोस्टर देखिए, याद आ रहा है? काफी पुरानी पिक्चर है, मोहब्बत है, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय। एक रिवर्सल चेंज आया जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 11 अगस्त 2020 को आया है, और वो केस है जिसमें अपना वर्डिक्ट सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस 2020। ये बहुत रिमार्केबल और इंपॉर्टेंट केस लॉ है, केस स्टडी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये केस स्टडी हमें क्या सिखाता है? वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। बहुत सुंदर लाइन है, दिल में उतार लो। वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। और इसका इंपैक्ट यही है जो मैंने अभी आपको कहा कि इक्वल राइट दिया गया है फादर्स की प्रॉपर्टी में। अब सवाल उठेगा ये कि सर, पहले क्या ये अधिकार नहीं था? और नहीं था तो क्यों था? क्यों नहीं था? डियर, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने कई सारी मूवीज भी पढ़ी है, इतिहास भी पढ़ा है, जमाना मर्दों का था। उनकी एक मेंटेलिटी थी पहले से कि औरतें सिर्फ घर का ही काम करती है, औरतें सिर्फ घर का चूल्हा ही जलाती है, औरतें तो पराया धन होती हैं। और मालूम है, इसी कारण की वजह से, इसी सोच की वजह से औरतों को जायदाद में हिस्सा भी नहीं मिलता था। सोचिए। और मैं भी जब छोटा था तो पहले तो मुझे इतना नहीं समझ में आता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे एक चीज़ तो कॉमन लगी कि हाँ, मेरे घर में मेरी बहन है तो हाँ, ये वाली जगह उसकी भी होगी, उसकी भी होगी। लेकिन घर वाले हंसते थे, बोलते थे नहीं, उसकी तो शादी हो गई है। क्योंकि मैं छोटा था काफ़ी, तभी शादी हो गई थी। उसकी तो शादी हो गई है, अब तो वो अपने घर में रहती है, कहाँ उसे उसकी ऐसा नहीं होता है। नहीं तो ये तो सिर्फ लड़कों का होता है। तो मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मेरे मन में कुछ समझ में भी नहीं आया, दिमाग में कुछ समझ में भी नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मन में एक जरूर सवाल उठता था कि ऐसा क्यों। लेकिन बार बार ये जवाब मिलता था, लड़की तो पराया धन होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार लोगों के मुंह से क्या सुनने को मिला। कुछ लोगों ने क्या जवाब दिया मालूम है? कुछ लोग कहते हैं, अरे लड़की लोगों को तो डबल फायदा हो जाएगा। देख कैसे, लड़की यहाँ से जा रही है, पराया धन है, ठीक है कि नहीं है? अब वो उनका घर संभालेगी, वहां की प्रॉपर्टी उसकी हो गई। अब यहां से भी उसको प्रॉपर्टी मिलेगी तो यहाँ की भी तो प्रॉपर्टी उसकी होगी, वो तो डुअल बेनिफिट ले रही है। सोचो, ये मेंटेलिटी है।
मतलब इसको लालच ही कहेंगे और क्या कहेंगे। जब एक ही पिता एक ही माता पिता की खून है, सिर्फ जेंडर का फर्क है, तो अधिकार में डिफरेंस क्यों। तो ये लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। एक बार अगर वो बेटी है तो हमेशा वो बेटी है, चाहे उसकी शादी हो जाए, चाहे वो किसी की माँ बन जाए, किसी की बुआ बन जाए, किसी की मौसी बन जाए, लेकिन हमारे लिए बेटी ही कहलाएगी। बहुत सुंदर है। और फाइनली इतने समय से चली आ रही युद्ध, स्पेशली जो महिलाओं ने की है, आज फाइनली 11 अगस्त 2020 को पूरी तरह से मान्य कर दिया गया है। चलिए थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, क्योंकि फ्लैशबैक में जाने में ही बहुत मजा आता है, तब जाके हम समझ में आता है कि आज का सिचुएशन और फ्यूचर का सिचुएशन कैसा होगा। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में जब हम चलेंगे, पूरी तरह से हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि कानून के आधार पर ही तो हम चलेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक पढ़ेंगे बिफोर अमेंडमेंट इन 2005, इसको समझ लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम पढ़ेंगे आफ्टर अमेंडमेंट इन 2005 अबाउट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और जैसे ये चीजें समझ में आ जाएंगी, देन ओनली वी विल डिस्कस विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस 2020, जो कि एक रिमार्केबल केस स्टडी बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जैसा मैंने कहा था, बिफोर अमेंडमेंट इन 2005। ये जो एक्चुअली हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, ये किसके बारे में कहता है? वो कहता है सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बारे में बात करता है। वो हैव द राइट्स ऑन प्रॉपर्टी, पीढ़ी दर पीढ़ी किसका अधिकार प्रॉपर्टी पर होगा, ये बात करता है। और क्या ये किस किस को एप्लीकेबल है? हिंदूज को, बुद्धिस्ट को, जैन्स को, सिख्स को, जो लोग भी इसमें आते हैं उन सब के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये किस टाइप की प्रॉपर्टी कवर करता है? ये कवर करता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पहले समझ लो, जिसे मैं आगे जाकर एपी करके नाम दूंगा, जो हमें पूर्वजों से मिला है, जिसे हमने खुद से नहीं खरीदा है, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता चला गया। क्लियर है? दूसरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसे मैं SOP के नाम से आगे लिखूंगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसे आपने अपने दम पर अपनी मेहनत से कमाया है, वो भी तो प्रॉपर्टी है, वो भी तो कल जाकर आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। क्लियर है? तो यहां पर 2 टाइप की प्रॉपर्टी कवर होती है। इतनी क्लियर हो गई बातें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो एक्ट है HSA, ठीक है, अभी से मैं HSA बोलूंगा तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये जो SS है 1956 है, ये कवर करता है, फॉलो करता है सर्वाइवरशिप रूल एंड ओनली मेल्स आर को-पार्टनर। अब ये तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लिक करेगा, सर ये सर्वाइवरशिप रूल क्या है और ओनली मेल्स आर को-पार्टनर, ये कंसेप्ट क्या है, थोड़ा समझाइए। चलिए इसको हम आगे लेके चलते हैं। इसलिए मैंने कहा था फ्लैशबैक में जाना बहुत जरूरी है, तो ये वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। क्लियर है? देखिए यहाँ पर मैंने कुछ समझाने के लिए आपके पास एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और बुजुर्ग महिला हैं। इसे मैंने जस्ट एक W वाइफ के नाम से रख दिया है और A1 एंसेस्टर, ठीक है, हमारे पूर्वज, उन्हें एंसेस्टर 1 रखा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी प्रॉपर्टी इनके पास, अब इनके बच्चे हुए, मान लीजिए एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई, ठीक है, सन डी डॉटर। अब उसके बाद यहां पर ये जो लड़का है उनका भी एक लड़का हुआ और डॉटर हुई। अब ये जो लड़का है इनका भी एक लड़का हुआ और इनकी डॉटर हुई। ये जो लड़का है इनका भी एक लड़का हुआ और इनकी डॉटर हुई। सिंपल भाषा में कहूं तो अगर ये फादर हैं तो ये सन होंगे, ये सन होंगे, ये होंगे ग्रैंडसन, ये होंगे ग्रेट ग्रैंडसन और ये होंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। इतनी तो बात समझ में आ गई है। चलिए अब ये डायग्राम क्यों बनाया गया है इसको हम आगे समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमको फैमिली में मेंबर्स किसे कहते हैं और को पार्टनर किसे कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो मेंबर्स किसे कहते हैं? ऑल पर्सन्स इंक्लूडिंग डॉटर्स हस्बैंड। यहां पर आपको अभी ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगा। अब यहां पर आपको जो भी दिख रहे हैं, इवन सन के वाइफ होगी या फिर डॉटर के हस्बैंड होंगे, इन सब को हम क्या कहेंगे? फैमिली मेंबर। इतना तो क्लियर होगी बात। अब बात आती है को पार्टनर, क्योंकि
इसके पिछले स्लाइड में हमने को पार्टनर वर्ड देखा था, ओनली मेल्स आर को पार्टनर, याद आ रहा है? गुड। अब यहां पर किसको बोला गया को पार्टनर? ऐसे लोग who have right on ancestral property, जिन पर, ऐसे लोग जिनका पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी उस पर अधिकार है। इसका मतलब क्या है? ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। मींस लीनियल डिसेंडेंट ऑफ सेम एंसेस्टर, एक के बाद एक सीरीज दिख रहा है आपको, ये है लीनियल डिसेंडेंट। 3 जनरेशन नेक्स्ट टू दी होल्डर, टोटल देखेंगे तो एक जिसके पास प्रॉपर्टी है, एक वो, और उसके अलावा आगे की 3 पीढ़ी। तो देखिए अभी प्रॉपर्टी किसके पास है? A1 के पास है, इसीलिए इसको मैंने A1 रखा था, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, क्योंकि आज प्रॉपर्टी इन बुजुर्ग के पास है। क्लियर हो गई? अब 3 जनरेशन का मतलब क्या है? 1 2 3, इन 3 जनरेशन तक ये प्रॉपर्टी इनमें से इनको मिल सकती है, लेकिन कैसे? लीनियल डिसेंडेंट के तौर पर। भगवान ना करे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये नहीं है तो फिर ये अगला इनको मिलेगा, लेकिन 3 जनरेशन होगा। इतना तो क्लियर होगी बातें, ठीक है? लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो यहां पर डॉटर्स को कहीं पर भी हाईलाइट नहीं किया गया है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्लियर है बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि HSA 1956 क्या फॉलो करता है। सर्वाइवरशिप रूल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 3 जनरेशन लीनियल डिसेंडेंट, जो जिंदा है उसको मिलेगा, अगर वो जिंदा नहीं है तो उसके आगे की पीढ़ी काउंट होगी। ऐसे करके टोटल 3 जनरेशन को देखा जाएगा, होल्डर को छोड़कर, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको छोड़कर। क्लियर है? दूसरा हमने पढ़ा था ओनली मेल्स आर को पार्टनर, क्योंकि आपने देखा था सारे लड़कों को ही जो है एंसेस्टर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, है ना, इन्हीं को क्या मिली थी? प्रॉपर्टी मिली थी। क्यों? बिकॉज दे हैव सेम ब्लड रिलेशन। ये कहता है सेक्शन 6 HSA 1956 का, और ये मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि ये क्या है? ड्रॉबैक है। इसके अलावा आपने विल सुना है, जिसे हम टेस्टामेंट भी कहते हैं। अपनी इच्छा से बनाई गई चीज को विल कहते हैं। आपने सुना होगा पिक्चरों में कि वो वसीयत लिख कर गए हैं, राइट? ये वही विल की बात कर रहा हूं। तो चलो एक एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए लेते हैं। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने अपनी बेटी को सोचा 25% हिस्सा दूंगा अपनी प्रॉपर्टी का, 25% अपने बेटे को, 25% अपनी वाइफ को और 25% बाकी को। क्लियर है? इस कंसेप्ट को विल कहते हैं। पहले तो आप समझो कि विल किसे कहते हैं। अपनी इच्छा से आप किसी को अपनी जो प्रॉपर्टी देना चाहो उसे विल कहते हैं। इतना ना समझा, मन में कंफ्यूजन मत रखो, आगे सब क्लियर होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो विल है, इट कैन बी क्रिएटेड फॉर SOP ओनली। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था SOP में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को कहूंगा। केवल और केवल अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी जो आपने खुद से कमाई है, मतलब मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी खुद से कमाई है तो मैं वो प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकता हूं, किसी को भी अपनी इच्छा से दे सकता हूं, किसी को भी अपनी इच्छा से दे सकता हूं। यहां पर ये एग्जांपल आपको मैच हो गया अभी। ये लेकिन कब होगा? जब मेरी खुद की SOP प्रॉपर्टी होगी, SOP होगी। लेकिन इट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर AP। AP इज व्हाट? एंसेस्टर प्रॉपर्टी, है ना? ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए विल बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है एंसेस्टर प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो HAS के हिसाब से होगा। यहां पर गलत लिखा है, HSA 1956 के हिसाब से होगा। और HSA 1956 तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सर्वाइवरशिप रूल, ओनली मेल्स आर को पार्टनर। यहां पर तो डॉटर की बात ही नहीं आ रही है। तो आपको एक चीज तो बार बार समझ में आ चुकी है, हम लोग ज्यादातर एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पर तो साफ है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो हम किसी को भी दे सकते हैं। क्लियर है बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं अपनी विल बनाना चाहता हूं, लेकिन उसमें भी बंधन है। अरे इसमें बंधन क्यों है भाई? विल बना रहा हूं तो बंधन क्यों है ना? विल तो मैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी के लिए बना ही नहीं सकता हूं। देखो खतरनाक चीज है। तो यहां पर ये भी ड्रॉबैक निकला कि ये जो विल है इसके लिए क्रिएट नहीं कर सकते और इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम औरतों को, लड़कियों को, बेटियों को दबा रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। इसी कारण से 2005 में
HSA 1956 को अमेंड किया गया। अब अमेंड किया गया तो इसमें क्या बदलाव किया होगा? समझदार को इशारा काफी है और आपको समझ में आ रहा होगा जो ड्रॉबैक है उसी में तो कुछ बदलाव किया होगा। एम आई राइट? तो चलो देखते हैं क्या है। इसलिए मैंने कहा था फ्लैशबैक जानना बहुत जरूरी है। अभी भी हम फ्लैशबैक में हैं। ओके, तो अब हम देखिए आ चुके हैं आफ्टर अमेंडमेंट 2005, मतलब अब HSA 1956 2005 में अमेंड हो चुका है और जो कुछ भी अब मैं बात करने वाला हूं वो कब से इफेक्टिव हो चुका है वो है 9 सितंबर 2005। अभी तो 2020 चल रहा है। 2005 9 सितंबर मतलब 9/9/2005 के दिन से जो भी हम बात करने वाले हैं वो अब लागू हो चुकी है। क्लियर है बातें? देखते हैं क्या बोला गया इसमें। सबसे पहले दो बातें थी उसमें सबसे पहली बात क्या थी? सर्वाइवरशिप रूल, और ये क्या कर दी गई है? हटा दी गई। सर सर्वाइवरशिप रूल हटा दी गई है तो मतलब किया क्या गया है? अरे भाई कुछ चीज ऐड कर दी गई है, एक नया चेंज लाया है। लेट्स सी, देखिए दो बातें ऐड की इसके बदले। एक की टेस्टामेंट्री सक्सेशन रूल और दूसरा है इंटेस्टेट सक्सेशन रूल। सर थोड़ा इसको समझा दीजिए, थोड़े लीगल वर्ड्स हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन रूल क्या है, इसे लॉन्च करने के पीछे का मकसद क्या था। टेस्टामेंट्री सक्सेशन रूल का मतलब क्या है? मेकिंग ऑफ विल। सर पिछली बार भी विल था। यस, देखो मैच हो रहा है। ये जो विल होगा इसमें एसओपी प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिवाइड होगी एनी वन रैंडमली। आप समझ रहे हो? रैंडमली का मतलब कोई जनरेशन नहीं देखा जाएगा। विडो को देना है 2, हस्बैंड को देना है 2, सन को देना है 2, डॉटर को देना है 2, XYZ ABCDEFG जिसको देना है 2। सर ये थोड़ा बहुत हमने वहां पर भी सुना था, ठीक है, लेकिन हमने वहां पर यह देखा था कि विल जो है AP के लिए नहीं बनेगा, तो यहां पर उसके बदले इंटेस्टेट सक्सेशन रूल लॉन्च हुआ है। अब ये क्या कहता है? ध्यान से देखिए। ये कहता है अगर देखो विल बनाने से पहले, देखो यहां पर क्या बोला गया ऊपर वाले में? मेकिंग ऑफ विल, है ना। मैं जिंदा होऊंगा तभी तो विल बनाऊंगा, मरने के बाद बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। तो अब ये किन के लिए है? उन लोगों के लिए जो विल नहीं बना पाए, और उन लोगों के लिए जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवाइड करना चाहता है। इज दैट क्लियर? ऊपर वाले में साफ है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का विल बनाना, नीचे वाले में साफ लिखा गया आप विल बनाना चाहते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश आप नहीं रहे, उनके लिए इंटेस्टेट सक्सेशन रूल चलेगा। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और या फिर जिनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है उनके लिए भी इंटेस्टेट सक्सेशन रूल चलेगा, ना कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन रूल। तो अब ये क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली ना 4 क्लासेस इंक्लूड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पर्सन्स वाइज। लेकिन हम लोग यहां पर प्योरली फोकस करेंगे क्लास 1 पर, ठीक है, जो हमारे लिए मेन मुद्दा है। तो एग्जांपल लेते हैं क्लास 1 का। इसमें इंक्लूड किए गए हैं विडो, सन, डॉटर एक्सेट्रा। अब ये क्या है समझिए। तो अब क्या होगा? सबसे पहला अधिकार दिया जाएगा किसे? विडो को, सन को, डॉटर को, और वो भी कैसे? इक्वली। तो बातें समझ में आ रही है यहां पर किस चीज को लिया गया? ये देखिए विडो, डॉटर, किसमें? ये देखिए दिख रहा है आपको यहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, लेकिन इसके पहले ये चीज नहीं थी। तो मेरे ख्याल से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आफ्टर अमेंडमेंट 2005 क्या हुआ था कि अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विडो और डॉटर इनको भी अधिकार मिलेगा और वो भी इक्वली मिलेगा। दैट इज गुड। तो सर्वाइवरशिप रूल यहां पर खत्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या था? ओनली मेल्स आर को पार्टनर। अब तो आपको समझ में आ चुका है, ये तो हट ही गया है, ये तो हट ही गया ना। यहां पर अब क्या हो गया है? डॉटर्स आर को पार्टनर सिंस बर्थ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो आपको इंडियन सिटीजनशिप का अधिकार मिल गया, यू आर इंडियन। तो वैसे ही डॉटर को पार्टनर है। को पार्टनर हमने पहले ही पढ़ा था। को पार्टनर किसे कहते हैं? जिसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है, जिसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है। लेकिन पहले मेल के लिए ही था सिर्फ, लेकिन अब किसके लिए है? उसमें डॉटर भी इंक्लूड है। और उसके साथ साथ क्या बोला गया है? डॉटर्स विल ऑल्सो इक्वल लाइबल। ऑफ कोर्स
तुमको फायदा मिलेगा इक्वली तो नुकसान भी इक्वली बेयर करना है। मतलब उससे रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे उसमें आपको भी लायबिलिटी देनी पड़ेगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर आई बिलीव आपको बातें समझ में आ चुकी है। किसके बारे में? अमेंडमेंट इन 2005। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये कब से चालू हुआ था? 9 सितंबर 2005 से। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जब अमेंडमेंट हुआ ना, सुनने को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि कागजों में चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हकीकत में इसका सामना हम करते हैं, जब केसेस सामने आते हैं, तब मल्टीपल एक्सक्यूज शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस माइंड में अराइज होते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ अमेंडमेंट में, जो धीरे धीरे देखा गया, वो क्या कि डॉटर को प्रॉपर्टी देते समय फादर का जिंदा होना जरूरी है क्या? सही, बड़ी वाहियात बातें की जा रही है इसमें। देखो बातें अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, ठीक है, लेकिन इट्स अ प्रैक्टिकल। तो यहां पर थोड़ा एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल में आपको मैं समझा के लेता हूं। देखिए, जैसे बोला गया है कि क्या डॉटर क्लेम कर सकती है अपना अधिकार प्रॉपर्टी में, या फिर वो अधिकार क्लेम नहीं कर सकती अपना प्रॉपर्टी में। कब? इफ फादर डाइज इन 2002 और अर्लियर। ये आपके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है क्योंकि देखिए अपना अमेंडमेंट कब हुआ? 2005 में। तो 2005 से पहले, क्योंकि इफेक्टिव कब से होगा ये? 9 सितंबर 2005। मतलब अगर 9 सितंबर 2005 है तो आज से ये इफेक्टिव है। तो 8 सितंबर 2005 तक में क्या? तो यहां पर वही क्वेश्चन अराइज हुआ है कि अगर फादर मान लीजिए 2005 9 सितंबर से पहले डेथ हुआ है, तो यहां पर हमने एग्जांपल 2002 का ले लिया है, तो क्या डॉटर अधिकार क्लेम कर सकती है अपना प्रॉपर्टी पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो देखिए इसका जवाब आज हमारे पास है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को शर्मा जी के केस पर सुना है। शर्मा वर्मा बहुत फेमस है ना, ठीक है। तो यहां पर ये एक रिमार्केबल केस जजमेंट बन चुका है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। देखिए अब समय आ चुका है इसको समझने का, है ना। फ्लैशबैक सारा खत्म और असली कहानी शुरू। देखो कितना स्टेप बाय स्टेप समझने में कितनी चीजें इजीली समझ में आ जाती हैं। आगे बढ़े। केस 2020 को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट केस लॉ सुनाना चाहूंगा। सर क्या कर रहे हो सर आप? भाई 2005 से लेकर 2020 मतलब 15 साल कुछ तो हुआ होगा। तो यहां पर 3 केसेस आपके सामने लेकर आया हूं जिसने कोशिश की आंसर देने का कि भैया डॉटर क्लेम कर सकती है या नहीं अधिकार प्रॉपर्टी पर। तो सबसे पहला केस आया 2016 में, फिर आया 2018 में, और फिर जैसा आप देख रहे हैं। तो चलिए एक बार एक एक करके समझते हैं 3 केस लो आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, अंत में सब समझ में आ जाएगा। अंत भला तो सब भला। केस 2026 अगर हम देखें तो किसका था? प्रकाश वर्सेस फुलवती जी का। इसमें बेंच में 2 जज बैठे थे, जस्टिस अनिल दवे जी और जस्टिस AK गोयल जी। यहां पर वर्डिक्ट क्या निकला, जजमेंट क्या निकला कि यस फादर का जिंदा रहना जरूरी है। याद आ रहा है हमने पिछले क्या पढ़ा था कि अगर 9 सितंबर हम लोग वहीं पर बात कर रहे हैं 9 सितंबर 2005 के पहले की, और बात की कि 9 सितंबर 2005 के पहले अगर फादर जिंदा नहीं है तो क्या, और जिंदा है तो क्या। तो यहां पर उन्होंने साफ बोल दिया है कि 9 सितंबर 2005 से पहले फादर का जिंदा होना जरूरी है, तो ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डॉटर को पास की जाएगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है? जो पिछला क्वेश्चन था कि क्या 2002 में अगर उसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं, डेथ हो चुका है उनका, तो क्या डॉटर को अधिकार मिलेगा? तो जवाब है नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखा गया कि 2005 9 सितंबर 2005 से पहले उनका जिंदा रहना जरूरी था। नहीं है तो नहीं मिलेगा, आगे से मिलेगा। क्लियर है? थोड़ा अटपटा लग ही रहा होगा आपको, इसीलिए तो केस आगे बढ़ा। देखो ना स्विच इसलिए तो हुआ है यहां पर। केस 2018 में क्या हुआ? दनम्मा वर्सेस अमर जी का केस बना, और यहां पर भी बेंच में 2 जज बैठे, जस्टिस AK शिकरी जी और जस्टिस अशोक भूषण जी। यहां पर देखो जजमेंट वर्डिक्ट क्या निकला। फादर्स डाइड 2001, इनके केस के बेस पर फादर कब मर चुके हैं? 2001 में। और इन्होंने क्या बोला देखो, फिर भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी डॉटर को दी जाएगी। अब आप बोलोगे सर मजाक चलता है क्या सर? देखिए समय समय है,
परिवर्तन जीवन का नियम है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अच्छाई के लिए, सही चीज के लिए परिवर्तन होना कोई गलत नहीं है। लेकिन मजेदार बात क्या है मालूम है, एक तरफ बोलता है कि 2005 से पहले जिंदा होना जरूरी है, एक तरफ बोलता है डजंट मैटर। इसी कारण से, इन दोनों केस के कारण से क्या हुआ, कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए। क्योंकि आने वाले समय में जब वकील भी बैठेगा तो ये केस भी बात करेगा। लड़के लोग आएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं केस 2016 में ऐसा हुआ था, ऐसे कैसे। लड़कियों की तरफ से बोलेंगे तो बोलेंगे कि केस 2018 में तो ऐसा हुआ था, तो फिर ऐसे कैसे। तो ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ना आए, इसीलिए फाइनली कौन सा केस, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, याद रखना शर्मा जी, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा जी के केस में ये प्रॉब्लम फाइनली रिजॉल्व हो गया। कुछ बातें तो आपको अपने आप ही समझ में आ गई होंगी, है ना। तो देखिए क्या लिखा गया। यहां पर पहले दो दो बेंच में बैठे थे जज, इस बार 3 लोगों को बैठाया गया ताकि और अच्छे से इसका आउटपुट निकल सके, एनालाइज करके आउटपुट निकल सके। तो यहां पर जस्टिस अरुण मिश्रा जी बैठे, यहां पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर जी बैठे और साथ में जस्टिस MR शाह जी बैठे। और यहां पर क्या वर्डिक्ट सुनाया, जो आज अगस्त 2020, 11 अगस्त 2020 जिसके ऊपर ये वीडियो बन रहा है, मैंने कहा था ना वही महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मानित वाली बात आ चुकी है सामने। और वो क्या है, फादर भले ही जिंदा हो या दुर्भाग्यवश जिंदा ना हो, वुमेन्स का राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर बाय बर्थ। क्या लिखा गया है, बाय बर्थ। तो अगर मैं सब बात को खत्म कर दूं और अभी के सिनेरियो में अगर कोई मुझे पूछे क्या आज एक लड़की को, एक बेटी को, भले उसकी शादी हो गई हो, क्या उसे अपने पिता का प्रॉपर्टी में, जायदाद में हिस्सा मिलेगा, तो जवाब है यस। कितना मिलेगा, इक्वली। आई होप आपको समझ में आया। तो फाइनली इंपैक्ट क्या हुआ, डॉटर्स इक्वल राइट ऑन फादर्स प्रॉपर्टी। किस बेस पर, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो 2005 में अमेंड हुआ और उसमें कुछ ग्लिचेस थे, उसी के कारण 11 अगस्त 2020 में एक जजमेंट केस सुनाया गया, एक जजमेंट निकाला गया सुप्रीम कोर्ट से, और वो है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस। इज दैट क्लियर। और एज वी नो, सन डॉटर बोथ आर इक्वल। हमेशा याद रखना डियर, वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करता हूं और प्लीज कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर कुछ समझने में परेशानी हुई हो तो प्लीज कमेंट में अपने वैलिड क्वेश्चंस लिखिएगा और उसका जवाब देने का कोशिश मैं पूरा करूंगा। थैंक यू सो मच। हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव मैटर्स बट पॉजिटिव, और हौसला बुलंद तो कामयाबी तुरंत। ये स्पेशली आज औरतों के लिए दिखाई दे रहा है। Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, Thank you. YouTube, and don't forget to subscribe, See you. like, comment, share. Goodbye. Thank you.